नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बॉम्बे हाई कोर्ट 2026 भर्ती के कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे हम पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। क्लर्क और चपरासी पदों के लिए लिखित परीक्षा तो हो गई है, लेकिन अब अंकों को लेकर हर तरफ टेंशन और सवालों का माहौल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और आगे की रूपरेखा को समझते हैं। जरा क्लर्क पोस्ट के इस 150 नंबरों वाले ब्रेकडाउन को समझते हैं। जो 90 नंबर का रिटन एग्जाम था वो तो अब खत्म हो गया, लेकिन 20 नंबर का टाइपिंग टेस्ट और 40 नंबर का इंटरव्यू यानी वाइवा अभी होना बाकी है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो सिर्फ रिटन के बेस पर नहीं बल्कि इन तीनों के टोटल 150 नंबरों के सटीक आधार पर ही बनेगी। तो अब घूम फिरकर वही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या क्लर्क पोस्ट के लिए 60 का स्कोर एक सेफ जोन है? क्या 60 के आसपास स्कोर करने वालों को अगले राउंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? चलिए इसके पीछे का थोड़ा गणित और डेटा समझते हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो सके। अगर हम 2026 में क्लर्क की वैकेंसीज पे नजर डालें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही दिलचस्प है। बॉम्बे बेंच में सबसे ज्यादा यानी 830 वैकेंसीज हैं, वहीं नागपुर में 336 और संभाजी नगर में 166 सीट्स हैं। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि हर बेंच का कट ऑफ अलग अलग क्यों जाएगा। बॉम्बे में सीट्स इतनी भारी संख्या में हैं कि वहाँ कट ऑफ का पैटर्न एकदम अलग ही लेवल पर रहने वाला है। और इसी डेटा के आधार पर अगर बात करें तो हाँ, 60 से 65 का स्कोर एक बहुत ही सेफ जोन है। इसका एक बड़ा कारण भी है, हमारे पास कुल 1300 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और होता क्या है कि एमपीएससी ग्रुप सी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सिर्फ बैकअप के तौर पर ये फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो टाइपिंग टेस्ट देने आते ही नहीं। उनके बाहर होने से 60-65 वालों के लिए सीधा सीधा रास्ता साफ हो जाता है। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं जो साबित करता है कि गेम कैसे पलटता है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट ए को रिटन में सिर्फ 50 नंबर मिले, लेकिन उसने टाइपिंग में 17 और इंटरव्यू में 35 का शानदार स्कोर किया। टोटल हो गया 102। वहीं कैंडिडेट बी ने रिटन में 70 का हाई स्कोर तो किया, लेकिन टाइपिंग और इंटरव्यू में खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो 100 पर ही अटक गया। देख रहे हैं आप, कम नंबर वाला कैंडिडेट भी अगले 2 राउंड्स में पूरी बाजी पलट सकता है। खैर, ये तो बात हुई क्लर्क की। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं चपरासी यानी सिपाही पद की। सिपाही के लिए कट ऑफ की असलियत क्या है? यहाँ आवेदकों को ये समझना होगा कि उनकी 29 नंबर वाली परीक्षा का लॉजिक एकदम अलग है। क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन था तो इसमें किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। और यहाँ एक नंबर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है 15। ऑफिशियल रूल्स एकदम साफ हैं। 14 से कम नंबर लाने वाला कोई भी कैंडिडेट सीधे तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर स्कोर 15 या उससे ऊपर है तो आप अभी भी इस कड़े मुकाबले में पूरी तरह से टिके हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि चपरासी पद के लिए कट ऑफ इतना कम क्यों जा सकता है? इसके पीछे कोर्ट की एक खास रणनीति है। कोर्ट चाहता है कि एजिलिटी टेस्ट यानी चपलता परीक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। इसका मेन मकसद उन ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के जरिए बाहर करना है, जो डिग्रियां तो बड़ी बड़ी रखते हैं लेकिन इस फिजिकल रोल के लिए फिट नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जाल जो हजारों कैंडिडेट्स को अचानक डिस्क्वालीफाई कर सकता है। चपलता परीक्षण तक पहुंचने से पहले एक ऐसी सख्त दीवार है जिसे पार करना ही होगा। तो आखिर वो रुकावट है क्या? वो रुकावट है कोर्ट का ये एकदम सख्त नियम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेहद कड़ा होगा और 7वीं पास का सर्टिफिकेट तो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कोर्ट इस एक कागजी कार्रवाई पर कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। तो सिपाही पद के आवेदकों के लिए कुछ बातें बिल्कुल साफ है। पहला, अपने स्कूल से असली 7वीं पास का सर्टिफिकेट तुरंत निकलवा लीजिए। दूसरा, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त 50% के प्लेस होल्डर मार्क्स डाले थे तो अब आपको उसे असली सर्टिफिकेट के साथ साबित करना ही होगा। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, फर्जी डिग्री या गलत जानकारी का मतलब है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये सारे रूल्स और डेटा समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे आने वाले इन मुश्किल पड़ावों को कैसे पार किया जाए। वो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे टाइपिंग और इंटरव्यू जैसे निर्णायक चरणों में सफलता की गारंटी पक्की हो सके? तो चलिए टाइपिंग टेस्ट की अचूक स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ हार्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड पर ही करें, फ्लैट लैपटॉप कीबोर्ड पर बिल्कुल नहीं।
दूसरा, आपका पूरा फोकस 40 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड के साथ-साथ एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी पर होना चाहिए। और तीसरा, शोर शराबे वाले माहौल में टाइप करने की आदत डाल लें, क्योंकि एग्जाम हॉल में सैकड़ों कीबोर्ड की खटखट किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लगती। और हाँ, ध्यान रहे, टाइपिंग में पास होने के लिए कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। और फिर आता है ये नंबर 40। इस नंबर को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वो टोटल मार्क्स हैं जो आपके इंटरव्यू यानी वाइवा के लिए तय किए गए हैं। ये 40 नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में इतना बड़ा वजन रखते हैं कि ये पूरा गेम पलट सकते हैं। वाइवा के लिए आपको क्या तैयारी करनी है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से मराठी में होगा। इंग्लिश का इस्तेमाल तभी होगा जब वो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़ा हो। आपको अपना एक बहुत ही दमदार सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इसके साथ ही बेसिक लीगल अवेयरनेस यानी बुनियादी कानूनी जानकारी जरूर पढ़ लें। और सबसे अहम बात, कमरे में एंट्री करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस एकदम शानदार होना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि निरंतरता ही सफलता की चाबी है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। टाइपिंग और वाइवा में आपका कमाया हुआ एक एक नंबर, जी हाँ, सिंगल मार्क फाइनल मेरिट लिस्ट को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इसलिए हर दिन पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस खास चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल। आपने किस बेंच के लिए अप्लाई किया है और अभी आपकी टाइपिंग स्पीड का क्या टारगेट चल रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आप सभी को इस सफर में अपार सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सीखते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें।